नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने ACF के 50 क्वेश्चंस जो है सॉल्व किए थे। आज हम 51वें क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे। आगामी आने वाली क्वेश्चंस जो है RPSC में आपको पता है पुराने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अभी स्कूल लेक्चर में 11 क्वेश्चन जो है पुराने पेपर में से आए थे, इसलिए आप इन पेपरों को आराम से सोल्व करें, टाइम ले लें। तो 51 वाले क्वेश्चन है कि डाइबोरेन के निम्न में से कौन सा सत्य है। तो ऑप्शन फर्स्ट है sp संकरण रेखीय संरचना, गलत है। दूसरा है sp2 संकरण बनाना बंद, गलत है। sp3 संकरण और जो है ये जो आंसर है दोस्तों बिल्कुल सही होगा कि ये जो है आंसर sp3 और बनाना बॉन्ड होता है। इस प्रकार से आप लोगों को पता है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी इसको हम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। धरती की परत पर पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक मात्रा वाला तत्व कौन सा है। आप लोगों को पता है सिलिका है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला सिलिका जो होता है दूसरा सर्वाधिक तत्व है जो धरती के ऊपर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सैंडविच संरचना निम्न में से कौन दर्शाता है। तो सैंडविच आपको पता है फुलरीन होती है, फेरोसिन होती है इसकी संरचना। फेरोसिन जो है एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसके अंदर जो है आयरन होता है और दोनों तरफ जो है 5 कार्बन की रिंग होती है। एक एरोमेटिक कंपाउंड है दोस्तों ये। इसके बारे में सेकंड ग्रेड में अलग से अपना टॉपिक है, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अंदर अलग से टॉपिक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि 4AlOH का होल थ्राइस इजगल टू Al और प्लस 3OH माइनस सोल्यूटी। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपके सामने, ये वाला आंसर होगा। कैसे सोल्व करेंगे अपन इसको, देखो एल्यूमिनियम की जो सोल्यूटी होगी वो S होगी और इसकी जो होगी वो 3S होगी, 3S का पावर 3। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ एक बार, एक मिनट। तो बोर्ड को सही साइन पे ले आऊँ मैं। इसका क्यूब करेंगे अपन, तो 3S का करेंगे तो 27S क्यूब हो जाएगा। 27S क्यूब को S से मल्टीप्लाई करोगे आप तो हमारे पास में KSP का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 27S4 आ जाएगा। तो ये KSP बराबर हो गया हमारा। अब हमको निकालनी है सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी बराबर हो जाएगा S बराबर KSP अपॉन 27 की √1/4। तो थर्ड नंबर का आंसर समझ में आ गया होगा कैसे हुआ ये क्वेश्चन। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55 बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यदि व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन सॉल्यूशन ऑफ 0.1 MnACl। 0.1 MnACl की सॉल्युबिलिटी क्या होगी। तो आपको पता है सॉल्युबिलिटी जो होता है वो सॉल्युबिलिटी बराबर होता है KSP इंटू कंसनट्रेशन। तो KSP इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.1, नहीं सॉरी मैं गलत बोल गया, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार। ये होता है हमारे पास में कि सॉल्युबिलिटी बराबर होता है KSP अपॉन कंसंट्रेशन। तो KSP का मान कितना है 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 9, 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 9 और इसका 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 और इसमें हम भाग देंगे किसका 0.1 का। तो हमारे पास में जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर, ये जो आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक विलियन में 0.01 MCl Br और I माइनस आयन पे हो तो Ag में रहता है, तो उनका प्रेसिपिटेशन का क्रम होगा। तो जिस आयन की साइज़ बड़ी होती है उसका प्रेसिपिटेशन बहुत ईजी होता है और जिस आयन की साइज छोटी होती है उसका प्रेसिपिटेशन लेट होता है। तो इसमें आंसर नंबर जो है हमारा थर्ड का जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। मैक्सिमम कंडक्टिविटी वुड बी, सबसे मैक्सिमम कंडक्टिविटी कितनी होगी। तो देखो कंडक्टिविटी जो होती है वो आयंस के नंबर के ऊपर डिपेंड करती है कि जिसमें जितने आयन उतने उसमें उसकी कंडक्टिविटी होती है। तो पहले वाले में जो आयंस होंगे हमारे वो होंगे 4 आयन होंगे। पहले वाले में कितने आयन हैं 4। दूसरे वाले में देखोगे आप तो नंबर ऑफ आयंस कितने हैं 3 है। तीसरे वाले में आप देखोगे तो 1 आयरन और 2 एक SO4, 2 एल्युमिनियम 4 और 3 सल्फेट के, तो 6 आयन होंगे इसके अंदर। और इसके अंदर देखोगे तो आप 2 आयन होंगे। तो ये वाले ऑप्शन कंडक्ट जब सबसे ज़्यादा इसके अंदर होगा मेरा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के मध्य पीएच अनुमापन हेतु उपयुक्त सूचक कौन सा है? तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के मध्य फिनोल रेड का उपयोग किया जाता है, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है 18 AR40, 19K40, 20 CA40, ये आपस में क्या रिलेशन है? तो ये सब लोग आइसोबार कहलाते हैं मित्रों। तो आइसोबार इसका आंसर हो जाएगा, सभी को पता है कि जिनके एटॉमिक मास सेम होते हैं। गैल्वेनीकरण जो होता है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है, लोहे की सतह पर किसका लेपन किया जाता है? तो लोहे की सतह पर जिंक का कोटिंग की जाती है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सबसे बड़ा बंध कौन है? तो बॉन्डेड एटम का यदि साइज बड़ी है तो बॉन्ड लेंथ हमेशा क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो कार्बन तो सब में कांस्टेंट है, तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि आयोडीन का साइज क्या है? विच ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव, तो जिसमें आई इफेक्ट ज़्यादा होता है उसमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाती है, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी की कम होने से रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कम हो जाती है। तो इसके अंदर इसकी जो 1 मिनट 4 नंबर का आंसर इसके अंदर बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक, आपको पता है कि -I इफेक्ट जो होता है एसिडिटी को इंक्रीज करता है, तो 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह था विच बॉन्ड फॉलोइंग लोवेस्ट बॉन्ड एनर्जी, तो ट्रिपल बॉन्ड, और यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, तो बॉन्ड एनर्जी भी कम होगी। और यदि sp2 और sp जो होते हैं उन बॉन्डेड आटम की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इसका ऑप्शन जो है आंसर आपका 3 नंबर का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। रिपल्शन विल बी हाईएस्ट, आपको पता है LP रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है और BP रिपल्शन सबसे कम होता है, तो 3 नंबर का आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी, तो देखो एक क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जगह हाइपर कॉन्जुगेशन आना चाहिए, तो क्योंकि तो ये यहाँ पे क्या आएगा? हाइपर कंजुगेशन। तो सबसे कम हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर जो है कौन से स्ट्रक्चर की बनेगी? सबसे कम हाइट स्ट्रक्चर जो है वो आपकी इस वाले ऑप्शन की बनेगी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 की। एल्किल मुक्त मूलक के सापेक्ष स्थायित्व निम्न क्रम में है, तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक और मिथाइल। तो किससे समझा पा रहे हैं अपन? ये हाइपर कंजुगेशन से हम समझा पा रहे हैं, तो 3 नंबर का ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोफाइल, तो RMGX तुम पता है ग्रेनाड रिएजेंट इज ए गुड सोर्स ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसमें से R जो होता है मिथाइल कार्बोकेटाइन के फॉर्म में मिथाइल एनाइन के रूप में निकलता है। C2H5Br OH- C2H5OH। अब और रिएक्शन इज, ये रिएक्शन कौन सी है? तो आप लोगों को पता है दोस्तों, ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रिएक्शन किसका उदाहरण है? तो आपको पता है यहाँ से रीअरेंजमेंट हुआ है इस रिएक्शन के अंदर, आप लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ी है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ये, कि यहाँ का हाइड्रोजन जो होता है, ये वाला हाइड्रोजन जो होता है मित्रों, यहाँ का जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन कहाँ प्ले होता है? इस NH2 पर रिप्लेस होता है, और ये OH ग्रुप जो है कहाँ चल जाता है? यहाँ चला जाता है। तो ये रीअरेंजमेंट हुआ है इसके अंदर। तो एक अगले क्वेश्चन की तरफ है, इस कंपाउंड का IUPAC नाम बताना है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना होता है। तो ये वाली जो है इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी। अब नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 इथाइल 2 मिथाइल 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो 3 नंबर का आंसर जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हेक्सेन के कितने आइसोमर्स होंगे? 1 मिनट, नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, तो हेक्सेन के टोटल आइसोमर्स जो होंगे आपके 4 होंगे, 9 होंगे दोस्तों, 9 आइसोमर्स होंगे हेक्सेन के। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों। RX सोडियम ईथर और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप लोगों को पता है, ये वुड्स रिएक्शन का बहुत अच्छा एग्जांपल है, तो 3 नंबर का ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है एल्केन के साथ में कौन सा हेलोजन विस्फोटक के साथ अभिक्रिया करता है? तो आप लोगों को पता है फ्लोरीन की रिएक्टिविटी जो होती है वो बहुत सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी स्टडी भी कम ही करते हैं। जब N ब्यूटेन की रिएक्शन AlBr3/HBr से कराते हैं तो हमारे पास में डाई ब्रोमो ब्यूटेन प्राप्त होता है, तो ये वाला ऑप्शन आंसर होगा इसका।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जब हम इस 1 ब्यूटीन की रिएक्शन HOCl से कराते हैं हमारे पास में क्या बनता है। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग मैं आपको बताता हूँ कैसे होगी। इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग ये वाली होगी और HOCl में ऑक्सीजन की तरफ होगी। तो OH जो है वो तो CH पे जुड़ जाएगा और Cl जो है CH2 पे जुड़ जाएगा। तो हमारे पास बस दूसरे नंबर का ऑप्शन का प्रोडक्ट बनेगा। दूसरे क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन बन रही है। साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन का स्ट्रक्चर बता देता हूँ आप लोगों को मैं। इस प्रकार से बनता है। साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन, ये साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन है। तो एसिटिलीन की जब NiCN से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास में ये फॉर्मेशन जो होती है हमारे पास में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग कि CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन यदि हम नाइट्रिक एसिड से कराते हैं तो हमारे पास में क्लोरोपिक्रिन बनता है। हमारे पास में क्या बनता है दोस्तों? क्लोरोपिक्रिन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यदि फिनॉल की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड और 4KOH से कराते हैं तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। पायरेन, देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड को का जो व्यापारिक नाम होता है वो पायरेन होता है और इस पायरेन का उपयोग जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं आग बुझाने के अंदर। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का दूसरा व्यापारिक नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का व्यापारिक नाम जो है वो हमारे पास में पायरेन होता है, जो कि अग्निशामक यंत्रों के बुझाने में काम में आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखो ये हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है। एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन कराते हैं तो अल्कोहल मिलता है, सभी को पता है। तो हमारे पास में इसके अंदर अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अगला क्वेश्चन है अल्कोहल के उच्च एवं जल में उच्च विलेयता के कारण क्या है? क्योंकि हाइड्रोजन अल्कोहल जो होते हैं उनके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाने की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट भी सामान्य रूप से ज़्यादा होते हैं अपने ग्रुप वाले हाइड्राइड से, और इनके पानी में सॉल्युबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होती है। विक्टर मेयर परीक्षण तृतीय अल्कोहल में देता ही नहीं है। इसलिए नहीं देता क्योंकि इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता, तो ये कलरलेस होगा हमारे पास में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ऑक्सीडेंस क्या होते हैं? तो ऑक्सीडेंस आप लोगों को पता है, साइक्लिक ईथर जो होते हैं मतलब चक्रीय ईथर जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेंस कहते हैं। आपको पता है एल्किल हैलाइड की रिएक्शन PDBSR4 रोजनमुंड रिडक्शन बोलते हैं इसको। तो इसका आंसर जो है आपका 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्न में से किन क्या है? यूरोट्रोपिन। देखो यूरोट्रोपिन जो होता है ये मूत्र संबंधी बीमारियों को दूर करने के काम आता है। फार्मेल्डिहाइड की इस यूरोट्रोपिन का जो नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन भी इसको हम बोलते हैं। हेक्सामेथिलीन और टेट्राअमीन बोलते हैं। यूरोट्रोपिन जो मूत्र संबंधी बीमारियों के काम आता है, तो ये ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन यदि हम एसिटल्डिहाइड से कराते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है? तो देखो ये अल्फा बीटा जो है अनसैचुरेटेड कार्बोल्डिहाइड बनेगा हमारे पास में, तो इसे हम कहेंगे सिनेमेल्डिहाइड कहेंगे दोस्तों। तो हमारे पास में सिनेमेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। अगला क्वेश्चन है यदि हम कोई ए लेते हैं, इसकी रिएक्शन ZnHG से कराते हैं तो एल्केन बनता है हमारे पास। ए क्या होगा? तो ए एक कीटोन होगा दोस्तों, क्योंकि कीटोन की रिएक्शन कराने से हमको ये कंपाउंड मिलेगा। तो ये जो रिएक्शन है वो आपको पता है क्लीमेंशन रिडक्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इनमें से एक्रोलिन कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ग्लिसरीन की रिएक्शन KH4 से करते हैं एक्रेलिन मिलता है। एल अल्कोहल की MnO2 से कराते हैं तो एक्रेलिन मिलता है। लेकिन कीटोन की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराते हैं तो हमको अल्कोहल प्राप्त होता है इस रिएक्शन में, इसलिए चौथा वाला ऑप्शन है इसका। क्रोटोनिक अम्ल उत्पन्न होता है, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्रोटोनिक अम्ल उत्पन्न होता है। तो ये हमारे पास में इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 91 पे। लाल चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है? एक मिनट, लाल चींटी के अंदर कौन सा, एक मिनट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। हाँ, लाल चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आप लोगों को सबको पता है लाल चींटी के अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यदि साइनाइड का जलीय अपघटन किया जाता है तो उत्पाद क्या होता है। देखो साइनाइड जो होता है उसका हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो एसिटिक एसिड मिलता है हमको, तो एसिड हमको इसके अंदर मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इसे हम क्या कहते हैं, CH2OH, और इसको किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसे हम जो है ग्लाइकोलिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर जो है 3 नंबर का आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफॉर्मेस्टी यूजुअल बीटा हाइड्रोक्सी एक्सट्रैक्ट। तो इसके अंदर जो है 2 नंबर का आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। मैलिक अम्ल की अभिक्रिया HI से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो मैलिक अम्ल की अभिक्रिया जब HI से कराते हैं तो सक्सेनिक अम्ल प्राप्त होता है। 95 में जो है 3 नंबर का ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये देखो हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, जब एमाइड की अभिक्रिया Br2 के से करते हैं तो एक कार्बन कम की एमीन मिलती है, तो हाफमान ब्रोमाइड अभी कहते हैं, तो एमीन मिलेगा इसके अंदर हमारे को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, एस्टर व जल की अभिक्रिया द्वारा क्षार उत्प्रेरित अवस्थितिक अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो इसको साबुनीकरण कहते हैं कि जब एस्टर NaOH ग्लिसरॉल के ट्राइएस्टर की रिएक्शन हम NaOH से कराते हैं तो हमको साबुन मिलता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, साबुनीकरण अभिक्रिया इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग मित्रों। अगली क्रिया है नाइट्रोजन के नाइट्रेशन के समय नाइट्रेट मिक्सचर में इंटरमीडिएट जो होता है वो नाइट्रोनियम आयन होता है मित्रों, सभी को पता है NO2+ बोलते हैं। तो NO2+ जो है इसको नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नाइट्रोबेंजीन का से आयोजोबेंजीन बनते हैं, ये भी फर्स्ट ग्रेड में भी आया था जिस पर आपत्तियां लगी हुई है, तो बेसिक मीडियम होगा उसका। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पिक्रिक अम्ल कौन है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को हम पिक्रिक एसिड कहते हैं मित्रों। तो इसके अंदर 3 नंबर का आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के 50 क्वेश्चन ACF के कंप्लीट हुए दोस्तों। अगले 50 क्वेश्चन जो है मैं कल लेके आऊँगा। ACF के 4 पार्ट में जो है पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। नमस्कार दोस्तों।